हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस जे की जो जीएस वाला पेपर है उसमें कुछ नए एक्ट को शामिल किए गए हैं। तो उन छोटे छोटे जो 9 एक्ट शामिल किए गए हैं उन्हीं एक्ट में से एक है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो इस वीडियो में हम इस पूरे एक्ट में कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं प्री परीक्षा में, और ये जो पूरे धाराएं हैं इन धाराओं में क्या प्रोविज़न दिया गया है उनको विस्तार से देखते हुए हम प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है प्री परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये भले प्री का वीडियो है लेकिन आपको इसके माध्यम से इस पूरी एक्ट की एक प्रॉपर समझ जो है दिमाग में डेवलप हो जाएगी और इसके आधार पर आप मेंस के भी क्वेश्चन को डिसाइड कर सकते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपनी जो तैयारी है उसको और भी मजबूत बनाइए। तो आइए देखते हैं इस जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है इसमें क्या प्रोविज़न है और किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जो हुआ था और उससे संबंधित विषयों को जो प्रभावी बनाने के लिए इस एक्ट को अधिनियमित किया गया है और भारत जो है इसका सदस्य रहा है, इसलिए उसने 1 अक्टूबर 2007 को इस पर हस्ताक्षर किया था और इसका अनुसमर्थन किया था। तो पहला प्रश्न है, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कब अंगीकृत किया गया था। तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 13 दिसंबर सन 2006 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 किस तारीख से प्रवर्तित हुआ है। यह परिवर्तित टाइप हो गया है। तो यह जो एक्ट है यह 19 अप्रैल सन 2017 से प्रवर्तन में आया है। नेक्स्ट, धारा 2M के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो सम्मिलित शिक्षा का तात्पर्य है, जिसे धारा 2M के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, कि ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें दिव्यांग छात्र और सामान्य छात्र अर्थात ऐसे छात्र जिनमें दिव्यांगता नहीं है वे एक साथ शिक्षा जो है ग्रहण कर सकें। तो यही जो शिक्षा की व्यवस्था है इसे ही सम्मिलित शिक्षा कहा गया है। नेक्स्ट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अर्थात संदर्भित दिव्यांग से क्या तात्पर्य है। तो संदर्भित दिव्यांग को धारा 2 के उपधारा R के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार संदर्भित दिव्यांग से ऐसा दिव्यांग व्यक्ति अभिप्रेत है जो 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावी हो, अर्थात ऐसी दिव्यांगता जो कि 40% से कम न हो। नेक्स्ट, दिव्यांग से क्या तात्पर्य है। तो दिव्यांग की जो परिभाषा है धारा 2 के उपधारा S के अंतर्गत दी गई है। इसके अनुसार दिव्यांग व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि दीर्घकालीन अवधि के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या संवेदी हानि के रूप में जो है वो प्रभावी है। तो ऐसे जो प्रभावित व्यक्ति हैं उसे दिव्यांग कहा जाता है। लेकिन यदि वह अल्प अवधि के लिए है तो वह दिव्यांग नहीं कहलाता है, उसे दीर्घकालिक अवधि के लिए दिव्यांग होना चाहिए। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग स्त्री और बालक अन्य लोगों की भांति समान रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ऐसा जो प्रावधान है वो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, सामुदायिक जीवन से क्या तात्पर्य है। तो सामुदायिक जीवन को इसके बाद जो परिभाषा है यह धारा 5 के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार सामुदायिक जीवन से तात्पर्य है कि दिव्यांग जन व्यक्तियों को समुदाय में जीने का अधिकार होगा। तो इसे ही सामुदायिक जीवन कहा जाता है और किसी भी व्यक्ति को जो कि दिव्यांग है उसे कोई विशेष जीवन शैली में जीने की लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में भी प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट,
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग करेंगे कि मतदान केंद्र दिव्यांगजनों की पहुंच में हो, अर्थात मतदान केंद्र ऐसे स्थान पर होंगे जहां की दिव्यांग जो व्यक्ति हैं वह आसानी से वहां तक पहुंच सकें। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 10 में यह बताया गया है कि दिव्यांगजन व्यक्तियों को भी परिवार नियोजन के बारे में उचित सूचना पहुंचाई जानी चाहिए और उनको प्रजनन का अधिकार होगा। धारा 12 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय जो है आसानी से मिल सके, अर्थात उनकी न्याय तक आसानी से पहुंच हो सके। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है? तो ऐसा प्रावधान अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 16 से लेकर धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, धारा 18 में प्रावधानित दिव्यांगजनों के लिए प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रावधान किसके द्वारा किया जाएगा? तो धारा 18 में दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है और ऐसी शिक्षा की जो व्यवस्था है वह समुचित सरकार अर्थात केंद्र के मामले में केंद्र सरकार और राज्य के मामले में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, धारा 23 के तहत शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान धारा 23 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक सरकारी स्थापन अर्थात जो एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे व्यक्ति नौकरी करता है वह स्थापन या वह संस्थान जो सरकारी संस्थान है वह शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। और जब ऐसी नियुक्ति की जाती है तो उस नियुक्ति के बारे में मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को उसकी सूचना देगा। नेक्स्ट, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजना बनाने का कर्तव्य किसका है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 26 में यह बताया गया है कि समुचित सरकार जो है अधिसूचना के द्वारा अपने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं बना सकेंगी। तो बीमा जो योजनाएं हैं इसको बनाने का जो कर्तव्य है वह समुचित सरकार का है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को उनकी प्रतिभा के अनुसार सुविधा और सहायता प्रदान करेंगी? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 29 में संस्कृति और आमोद प्रमोद के जो साधन हैं उसको प्रोवाइड कराने के बारे में बात कही गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो दिव्यांग है, कलाकार है, लेखक है या अन्य उसके अंतर्गत प्रतिभा है तो उसको उसकी अभिरुचि के अनुसार उसको सुविधा और सहायता प्रदान करने का जो कर्तव्य है वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार अर्थात समुचित सरकार जैसी भी स्थिति हो उसका है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि समुचित सरकार दिव्यांगजनों की खेल कूद गतिविधियों में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 29 में जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि उसमें है कि अगर वो कोई कलाकार हैं, लेखक हैं या अन्य कोई प्रतिभा है तो उसमें उसको समुचित सरकार के द्वारा जो है सहायता मुहैया कराई जाएगी। धारा 28 के अंतर्गत समुचित सरकारें दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक लाभकारी जो कार्य हैं उनमें अनुसंधान या रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य कराएगी। धारा 25 में यह बताया गया है कि समुचित सरकार और स्थानीय जो प्राधिकारी हैं वह दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य और उनकी देखरेख के लिए जो आवश्यक कार्य हैं उनको करेंगे। नेक्स्ट, संदर्भित दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रावधान कितने वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत किया गया है और धारा 31 में यह बताया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत
6 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो दिव्यांग बालक हैं उनको निकटवर्ती विद्यालय में या किसी विशेष विद्यालय में जो उनको पसंद हो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। तो जो साथ अगर कोई बालक दिव्यांग है और वह 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु का है तो उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान किस विद्यालय में किया जाएगा। तो जैसा अभी हमने ऊपर बताया है कि यह जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी जिसके बारे में प्रावधान धारा 31 के अंतर्गत किया गया है, वह जो व्यवस्था होगी वह निकटवर्ती विद्यालय में या किसी विशेष विद्यालय में जहां दिव्यांग बालक की पसंद हो तो वहां ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी। नेक्स्ट, सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे शिक्षण संस्थानों में संदर्भित या बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले दिव्यांगजनों के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। तो धारा 32 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अन्य शिक्षण संस्थान संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 5% स्थानों को आरक्षित रखेंगे। अर्थात यहाँ पे इनको 5% जो स्थानों का रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट, उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संदर्भित या बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा में कितने वर्ष तक की छूट दी जाएगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 32 के उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की जो है शिथिलता या छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, समुचित सरकार सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत पदों का आरक्षण कर सकेगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 34 में यह बताया गया है कि समुचित सरकार प्रत्येक जो है सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए कुल रिक्त पदों का 4% रिजर्वेशन उनको दे सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो यह गलत है क्योंकि ऐसा कहीं स्पष्ट उपबंध नहीं है कि उनको जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता या उनको आरक्षण दिया ही जाना चाहिए। तो इसके बारे में भी कहीं स्पष्ट उपबंध नहीं है। लेकिन धारा 34 की उपधारा 1 के परंतु के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रोन्नति में जो आरक्षण है वह समय समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार होगा। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में कम से कम कितने प्रतिशत संदर्भित दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए प्रोत्साहन दिए जाने के बारे में प्रावधान धारा 35 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 35 के अंतर्गत जो कुल कार्यबल है उसमें से कम 5% संदर्भित दिव्यांगजनों की भर्ती को प्रोत्साहित किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है और ऐसा जो प्रोत्साहन है वो प्राइवेट सेक्टर के जो नियोजक हैं उनको करना चाहिए। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार पंचायत राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, वकीलों आदि के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें दिव्यांगजनों के अधिकारों पर प्रशिक्षण देने का प्रयास करेगा। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 47 के अंतर्गत किया गया है और इसी धारा के जो प्रवर्तन को देखते हुए PCSJ जो वर्तमान में ये संशोधन किया गया है सिलेबस में GS वाले में, तो इसी धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो उसमें संशोधन किया गया है कि ये जितने ये महत्वपूर्ण पद हैं इन पर जो नियुक्त प्राधिकारी हैं उनको इनके दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में व्यापक जानकारी होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो यह प्रावधान है वो धारा 47 के अंतर्गत किया गया है और धारा 47 के खंड B के अंतर्गत यह बताया गया है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अध्यापकों, चिकित्सकों, नर्स, अर्ध जो कार्मिक हैं, चिकित्सा कर्मी हैं या तमाम इंजीनियर हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, इन तमाम जो पदाधिकारी हैं इनको दिव्यांगजनों के अधिकार के बारे में
बताया जाना चाहिए और उनके जो सिलेबस है उसमें इसको शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का पंजीकरण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत किया जाता है? तो इसके जो दिव्यांगजनों के लिए कोई जो संस्था बनाई गई है तो उनका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, बिना रजिस्ट्रेशन के वह नहीं चलाई जा सकती हैं और धारा 50 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और धारा 49 में यह बताया गया है कि यह जो रजिस्ट्रेशन होगा इसके लिए जो एक सक्षम प्राधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वही जो अधिकारी इसका रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। और ऐसी जो प्रमाण पत्र की मंजूरी होती है वो धारा 51 के अनुसार वह सक्षम प्राधिकारी करता है। और यदि आवश्यक जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं तो वह उस प्रमाण पत्र को नामंजूर कर देगा या आवेदन को नामंजूर कर देगा। नेक्स्ट, जबकि दिव्यांगजनों के लिए किसी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो ऐसे आवेदन पर पंजीकरण प्रमाण पत्र कितनी अवधि के भीतर मंजूर किया जाना चाहिए या इससे इनकार किया जा सकेगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 51 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जबकि किसी दिव्यांगजन के लिए संस्थाओं के पंजीकरण कराने के संबंध में कोई आवेदन दिया जाता है तब जो सक्षम प्राधिकारी होगा वह उस आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर उस आवेदन को स्वीकार करेगा, मंजूर करेगा या मंजूर करने से इनकार कर सकेगा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के सीमा का निर्धारण करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत कौन बना सकेगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत बना सकता है, अर्थात केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही ऐसा सिद्धांत बनाया जाएगा। नेक्स्ट, किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार दिव्यांग का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 57 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 57 में यह बताया गया है कि समुचित सरकार अपेक्षित योग्यता रहने वाले व्यक्तियों को प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में अभिहित कर सकती है, अर्थात उसको नियुक्त कर सकती है। और जो ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो वही दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम होगा। जबकि धारा 49 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए जो संस्थाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो और धारा 58 में यह प्रावधान किया गया है कि दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वह संपूर्ण देश में लागू होता है, संपूर्ण देश में मान्य होता है। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगी? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 60 के अंतर्गत किया गया है और धारा 60 के तहत जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है और जबकि धारा 66 के अंतर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। तो जब धारा 60 के तहत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है तो इसका जो अध्यक्ष होगा वह दिव्यांगता कार्य विभाग का जो केंद्रीय मंत्री होगा वह इसका पदेन अध्यक्ष होगा। इसके अलावा केंद्रीय सरकार के दिव्यांगता कार्य मंत्रालय में दिव्यांगता कार्य विभाग से संबंधित जो राज्य मंत्री होगा वह इसका उपाध्यक्ष होगा। और इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, जैसे पदेन सदस्य होते हैं, जैसे जो 3 संसद सदस्य होंगे, राज्यों के जो दिव्यांगता कार्य के मंत्री होंगे वे सदस्य होंगे, नीति आयोग के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे और भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्य जो है अध्यक्ष हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार से और भी तमाम पदाधिकारी हैं, जैसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है, यूजीसी का अध्यक्ष है, भारतीय चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष है, तो ये सब इसके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड में नाम निर्देशित किए गए अर्थात नॉमिनेट किए गए सदस्यों की पदावधि कितने वर्ष की होगी? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 61 के अंतर्गत केंद्रीय मामले में और धारा 67 के अंतर्गत राज्य के मामले में जो प्रावधान किया गया है कि ऐसे जो नॉमिनेट सदस्य होंगे वह अधिकतम 3 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट, धारा 74 के तहत मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है मुख्य आयुक्त की नियुक्ति
केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें से एक आयुक्त जो है वह स्वयं दिव्यांगजन होगा, तो यह बिल्कुल सही है ये भी। और इसके बारे में भी प्रावधान धारा 74 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों को देय वेतन और भत्तों का निर्धारण जो है वह केंद्र सरकार करती है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसके जो बारे में प्रावधान है धारा 74 की उपधारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। और नेक्स्ट है मुख्य आयुक्त को उपलब्ध कराए गए अधिकारी और कर्मचारी मुख्य आयुक्त के साधारण अधीक्षण में नहीं होते हैं, तो यही जो कथन है वह सही नहीं है, क्योंकि जो मुख्य आयुक्त को जितने भी अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं वह साधारणतया उस मुख्य आयुक्त के अधीक्षण में ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मुख्य आयुक्त के कार्यों के बारे में प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो मुख्य आयुक्त के जो कार्य हैं इनके बारे में प्रावधान धारा 75 के अंतर्गत किया गया है। और राज्य के जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनके कार्यों के बारे में प्रावधान धारा 80 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 75 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो मुख्य आयुक्त हैं वे ऐसे कार्यों का संपादन करेंगे, ऐसे कृत्य उनके होंगे जो कि केंद्र सरकार के द्वारा उनको सौंपे जाएं, या दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए अगर कोई केंद्र सरकार के द्वारा योजना लाई गई है तो उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वह या उसका प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार के अन्य कार्य जो है इनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 84 के तहत त्वरित विचारण प्रदान करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी। तो धारा 84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन अगर कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से एक विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी। नेक्स्ट, विशेष न्यायालय के रूप में किस न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो धारा 84 में ही यह प्रावधान किया गया है कि जब राज्य सरकार विशेष न्यायालय की नियुक्ति करती है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का त्वरित गति से विचारण हो सके, तो ऐसी स्थिति में वह सत्र न्यायालय को इसके लिए निर्दिष्ट करती है कि अर्थात इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का विचारण कौन करेगा, तो यह सत्र न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के मामलों में जो अपराध उसका मामला का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए विशेष लोक अभियोजक के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है। तो विशेष जो लोक अभियोजक हैं उनके नियुक्ति के बारे में प्रावधान धारा 85 के अंतर्गत किया गया है। और ऐसा जो लोक अभियोजक है वह 7 वर्ष से अन्यून अर्थात 7 वर्ष से कम की न हो ऐसी अवधि के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में वह अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 85 के तहत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो उसके जो है 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि के बारे में प्रावधान किन धाराओं के अंतर्गत दिया गया है। तो राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि के बारे में प्रावधान जो है वो धारा 86 में और धारा 88 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो पहला है नेक्स्ट, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के लेखाओं की परीक्षा करने का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वही अधिकार होगा जो कि सरकारी लेखाओं की परीक्षा के संबंध में साधारणतया उसे होता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 87 के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि धारा 86 में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना की बात की गई है। तो जब ऐसी निधि की स्थापना की जाती है तो धारा 87 में यह बताया गया है कि केंद्रीय सरकार जो है वह ऐसी लेखा और परीक्षा के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वह ऐसी लेखाओं के परीक्षण के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार रखेंगे जो कि वह किसी अन्य सरकारी लेखाओं के परीक्षण के संबंध में रखते हैं। दूसरा कथन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी। तो ये भी सही है।
और इसके बारे में प्रावधान जो है वो धारा 87 की उपधारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। और नेक्स्ट है दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है और इसके बारे में भी जो प्रावधान है वो धारा 88 में दिया गया है, 88 के खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से यह सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर किस दंड का प्रावधान किया गया है। तो अगर ऐसा कोई नियम का उल्लंघन किया जाता है तो धारा 89 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है वह ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। और अगर वह दोबारा ऐसा फिर से उल्लंघन करता है अर्थात पश्चातवर्ती उल्लंघन करता है तो उसे ऐसे जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा जो कि 50,000 से कम तो नहीं होगा लेकिन वह 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। अर्थात प्रथम उल्लंघन पर उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा और पश्चातवर्ती उल्लंघन पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट, जो व्यक्ति संदर्भित दिव्यांगजनों अर्थात पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आशयित किसी फायदे का लाभ उठाता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसके जो दंड के बारे में प्रावधान है वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस 91 में बताया गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है वह ऐसी कारावास की अवधि से दंडित किया जाएगा कि जो कि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो है 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, अर्थात उसे 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट, दिव्यांग व्यक्तियों को अपमानित करना, उन पर बल प्रयोग करना, उनका शोषण करना या अन्य अत्याचार करना किस धारा के तहत दंडनीय बनाया गया है। तो यह जो है धारा 92 के तहत दंडनीय बनाया गया है और धारा 92 के अंतर्गत जो इस तरह का अपराध करता है उसे ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 6 मास से कम नहीं होगी लेकिन 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी जो है उसके ऊपर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय किसकी अनुमति के बिना नहीं लेगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 94 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 94 में यह बताया गया है कि यदि कोई जो कर्मचारी है सरकार के अधीन जो कार्यरत है और वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है तब ऐसे मामले का जो संज्ञान है कोई न्यायालय समुचित सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे समुचित सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कुल 102 धाराएं और 17 अध्याय हैं। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 77 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त को क्या शक्तियां प्राप्त होंगी। तो धारा 77 के अंतर्गत जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनकी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि ऐसे जो मुख्य आयुक्त हैं उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है मुख्य आयुक्त के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी। तो यह सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 77 के अंतर्गत दिया गया है। और दूसरा है मुख्य आयुक्त को सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तो यह भी सही है। तीसरा है मुख्य आयुक्त केंद्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जबकि राज्य आयुक्त राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से उपयुक्त जो सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए धारा 100 के तहत केंद्र सरकार नियम बना सकेगी। तो ये कथन सही है।
दूसरा है ऐसे नियम बनाए जाने के बाद उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। तो यह भी सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 100 की उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है कि केवल एक कथन सही है और चौथा है कि दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, शारीरिक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक व्यवहार, बहुनिःशक्तता अर्थात मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कहाँ परिभाषित किया गया है? तो इसे जो है इन शब्दों को इसकी अनुसूची के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक अनुसूची दी गई है और उस अनुसूची में इन सब शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते थे उन सभी प्रश्नों को हल किया है और एक तरह से इस पूरे एक्ट को हमने उसकी प्रॉपर व्याख्या के साथ जो है देखा है। इससे जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनको हमने उनकी प्रॉपर व्याख्या के साथ हल किया है और हमारी पूरी उम्मीद है कि इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। वो अपवाद अलग बात है। तो आप हमारे और भी वीडियोज़ को पाने के लिए पीसीएसजे के किसी भी सब्जेक्ट की जो एमसीक्यूज़ के रूप में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।